एपिसोड में टैन्यू बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था और उसके बाद चीफ टैंग ने एल्डर सेन को भी प्रमोट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंग और मिस विंग भी वापस आ गए हैं, जहां पर चीफ टैंग मिस विंग से कहती है कि तुम हमारे डेनमार्क के लिए बनी हो, कि तुमने कंपटीशन के लिए एक बहुत ही शानदार जीनियस को तैयार किया है। इसलिए मैंने जो बात बहुत पहले कही थी उसे तुम याद रखना, क्योंकि सियानमैन के स्टूडेंट को इस बार तुम रिप्रेजेंट करने वाली हो, जिसकी वजह से अगर तुम इटर्नल सेक्ट के कंपटीशन को जीतने में कामयाब हो गई, उसके बाद से तुम सियानमैन डेनमार्क का एल्डर बन जाओगी। उसकी यह बात सुनकर मिस विंग कहती है कि मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी ओर हम बेस्ट स्पेस टाइम टावर का सीन देखते हैं, जिसके अंदर टैन्यू प्रैक्टिस कर रहा था और इस वक्त वो अपने पास वाले पर्पल फ्लेम को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि सेंगबिन का ट्रेजर एक झटके में जलकर ग्राउंड हो जाएगा और इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल फ्लेम में कोई और ट्रेजर भी ऐड करता है, क्योंकि वो इसकी पावर को बहुत अच्छे से कल्टीवेट करना चाहता था। इसके बाद अगले सीन में हम एल्डर बेन को देखते हैं, जो कि अब वापस आ चुका है और वह फेंग जीसी से कहता है कि मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर नहीं था, इसलिए क्या मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे हैं? तब उसके इस बात पर फेंग जीसी कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी एल्डर बेन कहता है कि यहाँ पर जरूर ही कुछ बड़ा हुआ होगा। तब इस बात पर फेंग जीसी कहता है कि इस वक्त यहाँ पर 3 बड़े इवेंट हुए हैं, जिसके बारे में सुनते ही एल्डर बेन उससे पूछने लगता है। तब फेंग जीसी उसे बताता है कि थर्ड एल्डर पेंग सियुयान की मौत हो चुकी है और इसी के साथ उसका डीकन लियू डेहाई भी मारा गया है। अब इसके बारे में सुनते ही एल्डर बेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि पेंग सियुयान की मौत हो चुकी है। इसके बाद एल्डर बेन फेंग जीसी से इसके बारे में अच्छे से बताने के लिए कहता है। तब इस पर फेंग जीसी बताता है कि अभी पेंग सियुयान के मर्डर करने वाले के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन मैंने तो कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि पेंग सियुयान ने टैन्यू को 1 साल पहले मारने की कोशिश की थी। अब इसके बारे में सुनते ही एल्डर बेन घबरा जाता है और फेंग जीसी से कहता है कि तुमने इस मैटर के बारे में कहां से सुना? तब इस पर फेंग जीसी बताता है कि यही दूसरी बात थी जिसके बारे में मैं अभी आपसे बताना चाहता था, क्योंकि जिसने आपके 3 डायरेक्ट स्टूडेंट को मारा था वो अभी 2 महीने पहले वापस जिंदा हो गया है। अब इसके बारे में सुनकर एल्डर बेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फेंग जीसी से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो पता है ना? अब इसे गुस्सा देखकर फेंग जीसी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एल्डर बेन से कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए प्लीज आप अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। और इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एल्डर बेन उसे तुरंत रुकने के लिए कहता है और फिर कहता है कि यहाँ से जाने से पहले तुम अपनी बात को क्लियर करते जाओ। इसके बाद फेंग जीसी एल्डर बेन से बताता है कि आज से 2.5 महीने पहले टैन्यू पता नहीं किसी तरह से अचानक से जिंदा हो गया और इसी के साथ वो फिर से बेस्ट स्पेस टाइम टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में भी कामयाब हो गया। लेकिन इस बार मिस विंग को लग रहा था कि इस बार भी टैन्यू के ऊपर अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से उसने एल्डर सेन और एल्डर लियू को उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। अब यह सुनते ही एल्डर बेन इसके बारे में डिटेल बताने के लिए कहता है, जिसके बाद फेंग जीसी उसे बताता है कि चीफ टैंग ने एल्डर सेन को अब एल्डर पेंग सियुयान का पोजीशन दे दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त वो इनर डेनमार्क का 3rd एल्डर बन चुका है। अब इन सभी बातों के बारे में जानकर एल्डर बेन फेंग जीसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी बातों के बारे में जानकर एल्डर बेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि टैन्यू अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब है कि पेंग सियुयान को जरूर ही मिस विंग ने मारा होगा। इसलिए इस बात से एल्डर बेन को और भी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि पेंग सियुयान ने मरने से पहले इसके बारे में भी उसे बता दिया होगा। और इसके अलावा वो यह भी सोचने लगता है कि टैन्यू ने मिस विंग को यह भी बता दिया होगा कि डुआनजेन और जियांगसिया ने भी उसके ऊपर अटैक किया था, जो कि दोनों ही मेरे अंडर के स्टूडेंट हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरे फादर के मास्टर ने उनसे कहा था कि अब आने वाले समय में मुझे और भी विनम्रता और सावधानी से रहना होगा। और इसके अलावा मेरे फादर ने यह बात भी कही थी कि चाहे मिस विंग का मास्टर कोई भी क्यों ना हो, वो मुझे टच करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक और एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर रोक्सी आती है और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से बताती है कि मैंने पिछले 1 साल में प्रैक्टिस करके होली रैंक क्वी मास्टर से मिडिल लेवल वाले एटमॉस्फेयर डिवीजन में प्रमोट हो गई हूँ, इसलिए क्या आप अभी भी इस बात के लिए मेरी तारीफ नहीं करेंगे? लेकिन हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडफादर को इस बात से ज्यादा कोई मतलब नहीं था। इसके बाद रोक्सी का ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती तब अभी तक तुम डेनमार्क में आ गई होती और इसके अलावा हो सकता था कि तुम एक हाई लेवल वाली मास्टर भी बन चुकी होती। इसके बाद वो रोक्सी से अपने साथ में वापस चलने के लिए कहता है और बताता है कि अगर तुम शुरुआत से भी सीखने की कोशिश करोगी
होगी, फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा यकीन है। तब उसके इस बात पर रोक्सी कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कीजिए, क्योंकि मेरी मास्टर मुझे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, जिसकी वजह से मैं उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहूंगी। और इसके अलावा मुझे तो अल्केमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं तो प्रैक्टिस करना ही पसंद करती हूँ। तब इस बात पर उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि मैंने तुमसे बहुत बार कहा है कि इंपीरियल पैलेस के 9 वेंस का बैटल कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे इसके बारे में भले ही आज बात की जाए या फिर इसके फ्यूचर की बात ही क्यों न हो। इसके बाद वो रोक्सी से कहने लगता है कि अगर तुम अपने इस टैलेंट के साथ में अपने उसी मास्टर के साथ में रुकना चाहती हो, तब किसी न किसी दिन तुम मेरे खिलाफ जरूर खड़ा हो जाओगी। इसलिए क्या तुम्हारे दिल में अपने ग्रैंडफादर के लिए केवल इतनी ही रिस्पेक्ट है? और फिर वो रोक्सी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी अपने मास्टर के साथ में ही रुकना चाहती हो? तब उसके इस बात पर रोक्सी कहती है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, और इसके अलावा मैं अभी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी भी आपके खिलाफ में खड़ा नहीं होंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब से आप मुझे शर्मिंदा करना बंद कर दीजिए। लेकिन उसका ग्रैंडफादर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो रोक्सी से कहने लगता है कि इनर सेक्ट फील्ड डिवीजन में लो लेवल वाले केवल 2 ही मास्टर हैं, और तुम तो पहले से ही एक इंटरमीडिएट मास्टर हो, जबकि इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट के तीनों एंशिएंट सेक्ट में केवल 4 ही पावरफुल लोग हैं। इसलिए अगर तुम अभी जिस लेवल पर हो, मुझे लगता है कि तुम इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके अलावा अगर डिवाइन सोल इमॉर्टल पैलेस के स्टूडेंट के साथ में भी तुम्हारा कंपैरिजन किया जाए, उसके बाद भी तुम उन सभी से आगे हो। इसलिए अगर तुम जीत गई तो यह चीज चीमेई के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे वेंस के स्टूडेंट के पास में उतनी ज्यादा टैलेंट नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात मानकर यहाँ से मेरे साथ में चले चलो। लेकिन हम देखते हैं कि उसके इन बातों से रोक्सी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगती है कि आप तो मेरे दिल में हैं, लेकिन क्या आपके लिए डेनमार्क का ऑनर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि आपको अपने ग्रैंड डॉटर का फ्यूचर ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता? तब उसके इस बात पर उसका ग्रैंडफादर गुस्से में कहने लगता है कि यह केवल डेनमार्क के ऑनर की बात नहीं है, बल्कि यह चीज 9 वेंस के बीच में होने वाले गेम के बारे में है, जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद रोक्सी उसे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस ग्रेट कंपटीशन में जो तीनों ग्रेट एंशिएंट सेक्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मैं उसमें केवल अपने लो लेवल वाले अंडरस्टैंडिंग के साथ प्ले करूंगी। तब यह सुनकर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में नहीं जाना चाहती, तब तुमने जैसा अभी कहा वैसा ही करना। और इसके बाद वो रोक्सी से कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि रोक्सी इसकी बातों से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई है, और इसी के साथ वो रोना भी शुरू कर देती है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर को रोकती है, जिसके बाद उसका ग्रैंडफादर कहता है कि क्या बात है। तब रोक्सी अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि आपने मुझे पाला है, क्या आप इसीलिए मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं? लेकिन अब इसकी यह बात सुनकर उसका ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस बात के लिए वो रोक्सी को थप्पड़ भी मारता है। इसके बाद वो रोक्सी से कहता है कि तुमने ऐसी बात कह दी, लेकिन क्या मैंने तुम्हें अपने ग्रैंड डॉटर के जैसे ट्रीट नहीं किया? इसके बाद वो कहता है कि इन सभी बातों के अलावा मैंने तुम्हें अपने मन से क्वीपल्स को ज्वाइन करने दिया, लेकिन तुमने तो यह सब करके मुझे पूरी तरह से निराश कर दिया है। और इतना कहने के बाद उसका ग्रैंडफादर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोक्सी अपने ग्रैंडफादर के इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन तभी कुछ देर में इसकी मास्टर भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे निराश नहीं किया होगा। जिस पर रोक्सी कहती है कि मैंने आपको बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, क्योंकि मैं एटमॉस्फेयर डिवीजन के पहले लेवल पर प्रमोट हो गई हूँ। अब इसके बारे में सुनते ही उसकी मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और इसके बाद वो रोक्सी से कहती है कि मैं अब तुम्हें अपना इनर स्टूडेंट बनाती हूँ, जहाँ पर पहले से ही 4 लो लेवल एटमॉस्फेयर डिवीजन वाले स्टूडेंट हैं। और इसके बाद वो रोक्सी से बताती है कि तीनों एंशिएंट सेक्ट बहुत ही ज्यादा है, और इसकी वजह से उनका वोट हमारे वोट से अच्छा है। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर